गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, साथ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज, और इसके साथ साथ आपको समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज का सीरीज हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात यहाँ पर 3 सेंटेंस गलत हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो सही है और उसी की सही की पहचान करनी। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला विकल्प कि उच्च पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा होने वाली ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होती है। क्या यह सही है या गलत? तो यहाँ पर बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप जब पढ़िए, लिखा है कि बी वाला उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती हैं। ये भी सही है, लेकिन जो सी वाला लिखा है कि निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है, तो क्या यह सही है या गलत? अच्छा, अर्थात 3 गलत है, सिर्फ एक सही है। पहला वाला तो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर लिखा है ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है, तो कम नहीं होता बल्कि अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कल के ही एपिसोड में हम लोग पढ़े हैं कि ह्रास क्या होता है, उच्च पोषण स्तर पर अधिक होता है। फिर लिखा है उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती हैं। क्या यह सही है गलत? गलत है। यहाँ पर है कि अधिक सक्षम होती हैं, क्योंकि उच्च पोषण स्तर की जो प्रजातियां होती हैं यह अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए अधिक सक्षम भी होती हैं। लेकिन जो सी वाला लिखा है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी वाला लिखा है निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है। निचले पोषण स्तरों में जो है विषमताएं बहुत अधिक होती हैं और उच्च पोषण स्तरों में विषमताएं बहुत कम होती हैं। तो यहां पर यह वाला सेंटेंस सही है। इसके अतिरिक्त जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं सब सेंटेंस क्या है, गलत है। आप डी वाले को भी पढ़ लीजिए। लिखा है आहार श्रृंखला युक्ततः लंबा होने का प्रयास करती हैं। तो क्या यह सही है गलत? गलत है। आहार श्रृंखला सदैव छोटा होने का प्रयास करती है, ना कि लंबा होने का प्रयास करती है। अगला यहां पर प्रश्न है इनमें में से कौन अजैविक घटक नहीं है। अर्थात यहां पर जितने कंपोनेंट लिखे गए हैं सब सब अजैविक हैं, लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो जैविक है, तभी तो होगा। अजैविक घटक नहीं है, इसका तात्पर्य है कि वह जैविक होगा। तो यहाँ पर जितने कंपोनेंट लिखे गए हैं इसमें से सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जो जैविक है और उसका नाम है शैवाल। शैवाल के अतिरिक्त आप कार्बोहाइड्रेट को देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो या सौर ऊर्जा के देख लो, सब अजैविक घटक हैं, लेकिन शैवाल कैसा घटक है? अजैविक घटक है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सही कथन है। अर्थात यहां पर सभी सेंटेंस गलत हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो सही है और उसी की पहचान करनी। यहां पर आप पहला पढ़िए। लिखा है जीव मंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। तो यहां पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि केवल एक प्रजाति का हम संरक्षण करेंगे। यहां पर जितने भी वहां पर स्पीसीज बिलोंग करती हैं सबका संरक्षण किया जाता है, तो यह गलत हो गया। दूसरा लिखा गया कि जीव मंडल भंडार में क्रोड़ क्षेत्र तथा अंतः स्थल मंडल होते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 मंडल होते हैं। एक मंडल होता है जिसको हम कहते हैं कोर, उसके पश्चात होता है बफर और उसके पश्चात होता है जिसको कहते हैं आउटर जोन। तो यहाँ पर 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3। इस आधार पर ये भी गलत है। सी लिख रहा है कि जीव मंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। क्या केवल ऐसा ही होता है? नहीं, यहाँ पर कोर का भी संरक्षण होता है, बफर का भी संरक्षण होता है और आउटर का भी संरक्षण होता है। अर्थात यह भी स्टेटमेंट गलत है। डी पढ़ते हैं। डी लिखा है कि जीव मंडल भंडार की विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। क्या यह सही है गलत? यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जीव मंडल में
विकासीय भूमिका भी होती है, संरक्षण की भूमिका होती है और लॉजिस्टिक की भी भूमिका विद्यमान होती है, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर है कि वृक्षीय प्राणिजात की बहुतायत। यहां पर कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर वृक्ष के प्राणिजात बहुतायत मात्रा में है, यहां पर कामा लगा दीजिए। इसके पश्चात है यहां पर अल्प चारागाह हैं, साथ में यहां पर मांसाहारी पशु हैं एवं जलीय जीवों की अधिकता है। यह सारी विशेषताएं किस क्षेत्र की हैं उसी का हमको चयन करना है। तो आप अगर पहले विकल्प को देखें तो यहां पर आर्द्र और शुष्क है, ये शुष्क होना चाहिए। तो आर्द्र और शुष्क ऐसा तो विरोधाभास एक साथ होगा नहीं, और अगर मान भी लेते हैं तो ऐसे में ये सारी स्थितियां देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम वर्षा वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र देखें तो वहां पर वृक्षों की बहुलता होती है, वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, अर्थात उनमें कई प्रकार की स्पीसीज होती है। अगर वृक्ष हैं तो वहां पर चारागाह नहीं होगा, अर्थात अल्प चारागाह होगा। और पशु, बहुत से ऐसे पशु होंगे जो मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, बहुत प्रकार के पशु होंगे, तो इसका तात्पर्य वहां पर मांसाहारी पशु भी पाए जाएंगे। और अगर वर्षा अधिक है तो वहां पर जलीय जीवों की भी विविधता देखने को मिलती है। तो इसका तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न लिखा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ों के तंत्र काफी लंबे होते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि गलत? यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधों की जड़ें काफी गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिसका मूल कारण होता है कि जल का अभाव। लेकिन यहां पर कारण लिख रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो यह भी देखिए कमोबेश सही है, पूर्णतया तो सही नहीं है। पूर्णतया जो है जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करने का जो कार्य करता है, मतलब अधिक गहराई में प्रवेश करने का, वो तो है जल का अभाव। लेकिन जल के अभाव को कहीं न कहीं प्रेरित करता है उच्च तापमान। क्या प्रेरित करता है? उच्च तापमान। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा का जो उच्च तापमान होता है, यह जड़ों के विकास को प्रोत्साहित भी करता है। इस आधार पर कथन भी सही हो जाता है और कारण भी सही हो जाता है, तथा कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, अर्थात आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यहां पर, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है या गलत? यह सही है, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो वायुमंडल से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मृदा से जो है घुलित पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, और इन सबको मिला करके ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जैविक ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर कथन सही है। कारण लिख रहा है निर्वनीकरण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण है। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर वन का हम कटाव करेंगे तो परिणाम होगा कि जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन है ये घटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है ये भी घट जाएगा। तो परिणाम होगा कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है यह असंतुलित हो जाएगा, और परिणाम होता है भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। तो यहां पर हम कह सकते हैं ताप में वृद्धि का कारण निर्वनीकरण भी है, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं या प्रयोग करते हैं। लेकिन कारण कहीं से भी कथन की पुष्टि नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। तो इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? तो जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किए थे एडवर्ड स्वेस महोदय ने। किसने किया था? एडवर्ड स्वेस महोदय ने। और इन्हीं ने, हम लोग अतीत में पढ़ भी चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में, कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है जिसमें हम सियाल सीमा निफे की बात करते हैं, उसकी व्याख्या भी यही एडवर्ड स्वेस महोदय ने ही किया है। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या होता है? इको डेवलपमेंट का तात्पर्य बहुत बेसिक है कि यहां पर हम पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संपादित करें, अर्थात यहां पर सबसे बेहतर आंसर होगा सी, क्योंकि इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है कि हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है यह संतुलित बना रहे, और इसके साथ साथ हमारा आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो। ऐसे पॉलिसीज या ऐसी नीतियों को ही हम क्या कहते हैं? इको डेवलपमेंट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, कूटबद्ध है
कि जैविक कृषि के विषय में बताना है कि जैविक कृषि के लिए कौन समर्थन करने वाले यहाँ पर स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह पौधों के विकास हेतु पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग करने का आग्रह करता है, तो सही है। इससे जैविक कृषि हमारी प्रमोट होती है। यह अंतर फसलीय कृषि पर बल देता है, तो यह भी पूर्णतया सही स्टेटमेंट है। यह रासायनिक उर्वरकों की अधिक निवेश की अनुशंसा करता है, गलत है। जो जैविक कृषि होती है यह जैविक उर्वरक को प्रमोट करती है, ना कि रासायनिक उर्वरक को। साथ में लिखा है चौथा यहाँ पर स्टेटमेंट कि यह समन्वित कीट प्रबंधन की अनुशंसा करता है, तो यह सही है। तो इस आधार पर पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का यंत्रीय उपाय नहीं है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण का जो यंत्रीय उपाय है उसके विषय में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम वेट स्क्रैबर की बात करें, वैग फिल्टर की बात करें या साइक्लोन सेपरेटर की बात करें, तो यह सब एक प्रकार के यंत्र ही हैं, अर्थात एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम कार्बन का जो कह सकते हैं उत्सर्जन होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी इंडस्ट्री के चिमनियों के पास करते हैं, जिससे हमारे जो कार्बन मटेरियल हैं यह कम से कम एटमॉस्फेयर में प्रवेश करें। लेकिन जो सिंडर ब्लॉक है यह एक यंत्रीय उपाय नहीं है। इस आधार पर यही आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से एक सही है, अर्थात यहाँ पर सभी गलत हैं, एक ही स्टेटमेंट सही है और उसी सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। जैसे लिखा है स्वपोषित पौधों द्वारा प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। देखो, किसी भी अगर हम क्षेत्र की उत्पादकता की बात करते हैं तो वहां पर हमारा यूनिट इकाई होना चाहिए किसका? एरिया का। और यूनिट इकाई होना चाहिए किसका? समय का। इन्हीं दोनों के सापेक्ष में हम क्या करते हैं? उत्पादकता का कैलकुलेशन करते हैं। किसका कैलकुलेशन करते हैं? उत्पादकता का। तो यहां पर हमको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप बी विकल्प में जाइए। बी विकल्प में देखिए, यहां पर क्षेत्रीय इकाई की तो बात करता है, लेकिन यहां पर समय का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। इसी प्रकार आप जाएंगे अगर सी में, तो यहां पर प्रति इकाई में तो बात करता है, लेकिन समय यहां पर फिर से मेंशन नहीं किया गया है। तो समय और क्षेत्र दोनों का यहां पर जिक्र केवल पहले विकल्प में किया गया है। कहां किया गया है? पहले विकल्प में किया गया है। और इसी आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? अब उसको अगर हम बात करें तो उसका नाम जो यहां पर रखा जा सकता है तो कहते हैं वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन। यहां पर एक बात तो स्पष्ट है कि कोई अगर जलराशि है, जलराशि से जो वहां पर भाप निकलती है या जो वहां पर वाष्पन की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वाष्पीकरण, अर्थात वाष्पन ही हमारा वाष्पीकरण है। लेकिन पेड़ पौधों के माध्यम से जब यह पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। लेकिन जलराशियों का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो इस आधार पर वाष्पन और वाष्पीकरण के द्वारा ही एटमॉस्फेयर क्या करता है? आर्द्रता को प्राप्त करता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर है कि वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। यह एक स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट किसने दिया है? यही प्रश्न है कि वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग होता है, यह किसने कहा है? तो यह सेंटेंस किसके द्वारा दिया गया है? ए फिटिंग महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यह भी कहीं ना कहीं सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। तो जो सिद्धांत पर आधारित प्रश्न होते हैं उन सबको हम लोग एज इट इज याद करने का ही प्रयास करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विशेष विकल्प तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग आगे सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो वहां पर बहुत से ऐसे तथ्य बीच बीच में आएंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ यह फैक्ट भी याद हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? इसका तात्पर्य है कि यहां पर ऐसे बहुत से सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो प्राथमिक उत्पादक है और उसी की पहचान करनी। जैसे स्वपोषी। स्वपोषी का तात्पर्य होता है
इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं? हरी वनस्पतियों को रखते हैं कि जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, उसको हम कहते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, जिसके दायरे में कौन आता है? हरे वनस्पतियां सम्मिलित होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में सम्मिलित किया जाता है? यहां पर बताना है कि प्राथमिक, देखिए फिर से यहां पर लिखा है प्राथमिक उत्पादकों में सम्मिलित किया जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन आते हैं? पेड़ और पौधे आते हैं। कौन आते हैं? पेड़ और पौधे आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर बात करें बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार से डिकम्पोजर के दायरे में आता है। मांसाहारी जो है यह द्वितीयक उपभोक्ता के दायरे में आता है। शाकाहारी जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता के दायरे में आता है। और वनस्पतियां जो होती हैं यह क्या है? प्राथमिक उत्पादक के दायरे में रखी जाती हैं। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है कि इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? अर्थात यहां पर जितने स्टेटमेंट लिखे गए हैं सब सही हैं। किसके संदर्भ में? पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है कि जो पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में क्या है? सही नहीं है, और उसी की पहचान करना है, और वह है आपका बी विकल्प, कि यह एक बंद तंत्र है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नेचर का तंत्र क्लोज्ड नहीं होता है। प्रकृति का कोई भी तंत्र हो तो वह ओपन ही होता है। हम इसको आपसे कई प्रश्नों में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र कभी भी बंद तंत्र नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने के कारण यही सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? इस पे आधारित शायद एक अतीत में प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा वियोजक, अर्थात बी, जिसको कहते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ही क्या करता है? उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य में समायोजन का काम करता है, जिसके माध्यम से उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं? एक दूसरे में परिवर्तित भी हो जाते हैं कालक्रम में। अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अर्थात यहां पर सभी सही हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, और उसी की पहचान करनी है। तो यहां पर आप पहला लिखिए, देखिए लिखा है ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, तो यह तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है उच्च पोषण स्तर पर विद्यमान प्राणी की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का ह्रास भी बढ़ता है। लेकिन सी जो लिखा है बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम होती जाती है, ये गलत है। कम नहीं बल्कि अधिक होती जाती है। ऐसे में यह स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने के कारण यही आंसर हो जाएगा। आप डी को पढ़ सकते हैं, लिखा है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां आहार ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक दक्ष होती हैं, तो यह सही है। अगला लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? यह प्रश्न पूछ रहा है कि 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन रानकियर। क्या नाम है? क्रिस्टियन रानकियर, और इन्होंने ही इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्यावरणीय दशाएं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय दशाएं, जो क्या है? प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? यह भी परंपरागत प्रश्न है, और इसके आंसर भी आपको एज इट इज ही मिलते हैं। तो यहाँ पर यूकलिप्टस है। यूकलिप्टस को ही हम लोग गांव के क्षेत्र में इसको सफेदा का पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदा का पेड़ कहते हैं। तो यही होता है यूकलिप्टस, जिसको कहते हैं पारिस्थितिक का या पारिस्थितिकी आतंकवादी का नाम इसे दिया जाता है। कारण इसका है यह जिस क्षेत्र में लगाया जाता है उस क्षेत्र से जल को बहुत ज़्यादा यह अपने मतलब दैनिक क्रियाकलाप में लेता है, जिससे वहाँ का जल स्तर गिर जाता है। तो इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक का आतंकवादी नाम दिया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं?
तो जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे हैं सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाएंगे? जहां का टेम्परेचर अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी, अर्थात उष्णकटिबंधीय वनों में या उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में यह ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्नांकित में कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? वैसे पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है। टोटल अगर पोषक तत्वों की बात करें जितनी आवश्यकता होती है एक पौधे के लिए, तो उतने होते हैं 18 पोषक। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो माइक्रो होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रो होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं ट्रेस। ट्रेस मतलब होता है सूक्ष्म मात्रिक, यह सूक्ष्म मात्रिक होता है, और कुछ होते हैं माइक्रो। तो माइक्रो में जो रखे जाते हैं इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो लोहा है, यह लोहा किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत, ट्रेस के अंतर्गत आता है। तो यहां पर माइक्रो पोषक नहीं है कौन? लोहा। शेष जितने हैं एक कैसे हैं? माइक्रो पोषक के दायरे में रखे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि पौधों को उनकी वृद्धि जरूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है? तो इसकी संख्या होती है टोटल 18। अभी अभी हमने प्रीवियस यहां पर डिस्कस किया है। यहां पर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉफिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनेमिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है? तो जो थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से फिजिक्स और यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों को मिक्सअप किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा है ये तो होगा डी, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह जब 100% क्षमता पर, किस क्षमता पर? 100% क्षमता पर एक स्तर से अगले स्तर पर ट्रांसफर होता है, उसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की द्वितीय विधि। तो बस आपको एज इट इज थोड़ा ध्यान रखना है कि जब एक स्तर से अगले स्तर पर 100% क्षमता के साथ ऊर्जा का प्रवाह हो, उसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय विधि। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, मिलान करने वाला है और देखना है कि कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है। अर्थात सभी युग्म सुमेलित हैं, लेकिन एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है और उसी की पहचान कर। यहां पर लिखा है स्वपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं, यही है। फिर लिख रहा है विषमपोषी जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह भी सही है। लेकिन यहां पर लिखा है शाकाहारी वो जीव जो पौधों तथा पशुओं का भोग करते हैं। पौधों का तो भोग करते हैं, उसको तो हम शाकाहारी कहते हैं, लेकिन यहां पर जो लिखा है पशुओं का भोग करते हैं, ये गलत है। ये पशु का भोग नहीं करते हैं और इसी आधार पर यह क्या हो जाएगा? यह गलत होगा और गलत होने के कारण यह क्या है? यही हमारा आंसर होगा। शेष जो है इसको हम यहां से हटाते हैं, यह सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, ए भी, लेकिन सी वाला गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसके माध्यम से संचालित होता है इसके विषय में पूछ रहा है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होनी चाहिए, पोषक तत्व एवं खनिज का लगातार यदि संचार होता रहता है तो वह पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है। यदि इसमें किसी एक का भी अभाव हो जाए तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? क्रियाशील नहीं रह जाएगा। इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील होने के लिए उसमें ऊर्जा का प्रवाह भी होना चाहिए, पोषक तत्वों और खनिजों का भी प्रवाह होना चाहिए। आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम होता है। वैसे इसका जवाब प्रत्येक बच्चा दे सकता है, लेकिन फिर भी प्रश्न है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं आकलन कर सकते हैं। प्रश्न हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को हमको ध्यान से समझना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमको अपने रिजल्ट से बाहर कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहला होता है स्वपोषी, जिसके अंतर्गत हरे वनस्पतियों को रखा जाता है, जो उत्पादक वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग पर जो निर्भर रहने वाली कह सकते हैं, अगर हमारा उपभोक्ता वर्ग है तो उसको कहते हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी पर निर्भर रहने वाला जो वर्ग है उसको कहते हैं मांसाहारी, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी वनस्पति या मांसाहारी सब पर निर्भर होता है उसको कहते हैं सर्वाहारी।
और लास्ट में इन सभी का, चाहे वह उत्पादक हो चाहे वह उपभोक्ता हो, सबका लास्ट में क्या होता है, अपघटन हो जाता है डिकम्पोजर के द्वारा। तो इसलिए लास्ट में आता है अपघटक। तो यह एक क्रमबद्ध के रूप में हमको किस विकल्प में मिलता है, पी विकल्प में मिलता है। इस आधार पर आंसर हो जाएगा पी। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।